स्टार्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। और अगली क्लास करने से पहले हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं एक हफ्ते का, उसको रिवीजन कर लेते हैं ना, बहुत कम टाइम में। और जो क्रैक्स हैं अभी तक की ज्योग्राफी का जो पढ़ा है हमने, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपनी क्लास स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह से, स्ट्रेटजी से, ये सब हमने डिस्कस किया था। ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था अर्थ के शेप से, है ना। अर्थ का शेप कैसा है ना। और अर्थ के शेप के बाद हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो शेप है वो जियोड आकृति का है ना, लगभग गोलाभ बोलते हैं उसको। इसके अलावा हमने देखा था कि पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां होती हैं। गतियां 3 प्रकार की थी, घूर्णन, रोटेशन, रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण, और प्रिसेशन। घूर्णन के कारण दिन एवं रात होता है, और परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ ये हमने देखा था। और जो प्रिसेशन है वो पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के साथ, अक्षीय झुकाव है, और उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को प्रिसेशन बोला जाता है। ये हमने अर्थ के बारे में समझा था, है ना। और ये भी मैंने बताया था कि इसके जस्ट बाद हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था भूकंपीय तरंगे, वहां से शुरू किया था। और भूकंपीय तरंगों को पढ़ते समय हमने ये समझा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत भूकंपीय तरंगे हैं, और कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी हैं, जैसे कि खुदाई करना, खनन करना, और ज्वालामुखीय क्रिया। ज्वालामुखीय क्रिया और खनन जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कुछ सीमित जानकारियां ही देती हैं, ठीक। लेकिन जो भूकंपीय तरंगे हैं वो अभी तक की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या करती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो हमने भूकंपीय तरंगों के में देखा था कि कौन कौन सी भूकंपीय तरंगे होती हैं। तो 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगे हमने देखा था, शरीर तरंगे या बॉडी वेव्स, और दूसरा सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे। यहाँ पर जो बॉडी वेव्स देखा था वो हमने देखा था पी और एस तरंगे। यहाँ पर पी प्राथमिक तरंग है और एस द्वितीयक तरंग है। जो पी तरंगे हैं वो पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और जो द्वितीयक तरंगे हैं वो पी तरंगों के तुरंत बाद पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं, इस वजह से इसे सेकेंडरी या द्वितीयक वेव्स कहा जाता है, द्वितीयक वेव्स कहा जाता है। तो जो पी तरंगे हैं और एस तरंगे हैं ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों, क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों की तरह संचरण करती हैं। हमने ये भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि पी और एस तरंगों की मुख्य विशेषता ये है कि जो पी तरंग है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, जो कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों से होकर संचरण कर सकती हैं, बल्कि एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही संचरण कर सकती हैं। यह जो विशेषता है इसी के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमने देखा था पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र। पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र हमने पढ़ते समय हमने देखा था कि जहां पर तरल पदार्थ है वहां तक, ऐसे समझेंगे इसको, कि जहां पृथ्वी के या फिर जहां भूकंप का नाभिक है ना, वहां से तरंगे चलना शुरू करती हैं, और जहां तक ठोस अवस्था होती है वहीं तक एस तरंगे चलती हैं। इसके उपरांत एस तरंगे नहीं चलती, नहीं दिखाई देती,
तो इससे पता चलता है कि एक निश्चित गहराई पर जाने के बाद हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चट्टाने या फिर जो भी पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं, और उस तरल अवस्था में भी पी तरंगे संचरण करती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पी तरंग की यहाँ पर पी तरंगे चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ और गहराई है और वहां से संचरण कर रही हैं पी तरंगे। हमने इसके साथ जो छाया क्षेत्र था वो भी पढ़ा था। छाया क्षेत्र में क्या था कि जो एस तरंगे हैं वो लगभग 100 भूकंप के नाभिक से 103 डिग्री का जो एंगल बनेगा वहां तक ही एस तरंगे पाई जाएंगी, जबकि 103 डिग्री के बाद एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा हमने पी तरंगों का छाया क्षेत्र पढ़ा था, जिसमें पी तरंगों के छाया क्षेत्र में हमने देखा था कि 103 डिग्री से 143 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, वहां पर पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं। तो ये 103 से 143 डिग्री था। तो हमने ये भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा और उनके छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमने जो जानकारी प्राप्त की, उस आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा, जिसे 3 प्रमुख परतें कही जाती हैं। पहली परत कौन सी है? क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो क्रस्ट है वो पृथ्वी की सबसे बाह्य परत है और यह सबसे पतली परत है। इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। ये मुख्यतः काफी कठोर अवस्था में है और इसको भी 2 मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो है मुख्यतः वो महाद्वीपों से बनी हुई है, जो सियाल, उसमें सियाल की अधिकता है, सिलिका और एल्युमिनियम की। जबकि जो निचली क्रस्ट है उसमें वो महासागरीय हिस्सा है, और महासागरीय हिस्सा होने के नाते इसकी जो गहराई है वो भी कम है, लगभग 5 किलोमीटर ही है ना। और ऊपरी जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो लगभग 30 किलोमीटर है। तो जो पूरी गहराई है 30 से 35 किलोमीटर का जो गहराई है पृथ्वी के सरफेस से, वो क्रस्ट का हिस्सा है। जबकि 30 से 35 किलोमीटर के पश्चात जो है अगले 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है मेंटल लेयर पाई जाती है। तो जो मेंटल लेयर है वो 30 से 35 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। जो मेंटल है वो पूरे पृथ्वी का लगभग 83%, 83% जो एरिया है वो कवर करता है। इसी में है जब पृथ्वी की सरफेस से गहरा नीचे की ओर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, तो 100 किलोमीटर से लेकर के लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक हम एक ऐसी अवस्था देखते हैं उस परत में, मेंटल में, जिसे दुर्बल मंडल कहा जाता है, एस्थोनोस्फेयर कहा जाता है। इसे निम्न वेग का प्रदेश भी कहा जाता है, लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पी और एस तरंगे काफी धीमी गति से संचरण करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो अवस्था है, जो पदार्थ है यहाँ पर, वो आधी पिघली हुई अवस्था में है या अर्ध पिघली हुई अवस्था में है। इसलिए यहाँ पर पी और एस तरंगे जो है वो काफी धीमी गति से संचरण करती हैं। ये भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि जो, अच्छा एक चीज और भी है, जो अभी तक का सबसे गहरा भूकंप आया है ना, वो लगभग 700 किलोमीटर के गहराई का आया है। इससे अभी तक गहरा नहीं आया है। तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक हम पहुंचे, यहाँ पे प्रवार रहा या मेंटल रहा। ये मेंटल लेयर रही। फिर इसके बाद जो तीसरी लेयर है, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कही जाती है, वो है कोर या क्रोड है। तो कोर या क्रोड जो है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऊपरी कोर और निचली कोर या आंतरिक कोर। जो ऊपरी कोर है वो भी संभवतः जो है वो अर्ध पिघली हुई अवस्था या तरल अवस्था में है। मुख्यतः ये तरल अवस्था में है, क्योंकि इस लेयर में जैसे ही पी और एस तरंगे इंटर करती हैं, पी एस तरंग यहीं से विलुप्त हो जाती है, इंटर ही नहीं कर पाती। और पी तरंगे इसमें जब इंटर करती हैं तो उनकी गति काफी धीमी हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये हमने
पूरा पढ़ा था, रिवाइज किया था, हमने ये भी देखा था कि जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है सबसे, जो जिसे कोर या क्रोड बोला जाता है, वहां पर निफे की अधिकता है। निफे मतलब निकेल और फेरस की। और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और काफी ठोस अवस्था में पाया जाता है ना। यहाँ का जो पदार्थ है वो काफी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने कल रिवाइज किया था, वो अभी तक पढ़ा था। हाँ, एक दो चीजें और भी थी, जैसे कि डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जहां से जब भूकंपीय तरंगे संचरण करना शुरू करती हैं, तो जिस कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से उनके गति में परिवर्तन होता है, चाहे वो धीमी हो चाहे तेज हो। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के अंदर गहराई पर बढ़ते समय, तो जहां से जो परिवर्तन होता है, मतलब किसी भी तरीके का जो परिवर्तन होगा, वहां एक असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। मतलब उसे भूकंपीय डिसकंटिन्यूटी, वो सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी या भूकंपीय असंबद्धता का क्षेत्र कहेंगे। हमने इमेज के थ्रू भी उसको देखा था, बनाया भी था हमने इमेज। देखिए ऐसे होगा, ये है अर्थ का वो सरफेस, वो एरिया, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का हमने इतना एरिया ऐसे काटा अर्थ के सेंटर से मान लीजिए, और इसको हमने ऐसे निकाल के बनाया। तो हमने 3 लेयर्स में भी डिवाइड किया, और 3 लेयर्स के बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे ही पृथ्वी के अंदर अंदरूनी हिस्से में पी और एस तरंगे संचरण करेंगी, तो एंटर करते समय उनके गति में जो परिवर्तन होगा वो किसी एक निश्चित क्षेत्र से होगा। तो जहां से वो परिवर्तन होता है उसे असंबद्धता कहते हैं, उसे असंबद्धता कहा जाएगा। असंबद्धता या अंग्रेजी में उसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब कौन कौन से डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, हमने कुछ तरीके बताए थे, है ना। जितने भी डिसकंटिन्यूटी हैं उनका नाम याद करना कभी कभी शुरुआत में कठिन होता है, हालांकि जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या कहते हैं कि उनका नाम याद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो बहुत परेशान मत होइएगा, उसके शुरुआती अक्षरों को याद रखिए। जैसे कि सबसे पहला है के, दूसरा मोहो, तीसरा कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमैन। 5 हैं, टोटल 5 हैं। ओके, तो 5 असंबद्धताएं हैं जिनका नाम KMRGL है। ओके, तो यहां पर के का मतलब कोनार्ड हो जाएगा, एम का मतलब मोहो, आर का मतलब रेपिटी, जी का मतलब गुटेनबर्ग और गुटेनबर्ग विसार्ट, और एल का मतलब लेहमैन हो जाएगा। अब ये किन की पूछा जाता है, जो प्रीलिम्स में प्रश्न बना है, वो किन किन परतों के बीच में या कहां पर जो है ये असंबद्धताएं पाई जाती हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना। इस वजह से इसको प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग एक बार। देखिए, जो पहली डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या था? के मतलब कोनार्ड। ये मैंने अपने याद करने के लिए है, अगर आप इससे बेहतर तरीका कुछ ढूंढ सकते हैं तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। के सेकंड क्या था? मोहो, सेकंड मोहो है। तीसरा रेपिटी, रेपिटी रेपिटी हो जाएगा। चौथा गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। विशार्ड, विसार्ड। और पांचवा है वो है लेहमैन। लेहमैन। तो ये 5 असंबद्धताएं हैं, और ये देख लेते हैं कहां कहां पर हैं।
पहला है ये अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, और ये लोअर क्रस्ट है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाएगी वो पहली होगी कौन सी, के। अब हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे, है ना। अब अगर हम पूरा नाम लिखते हैं तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनाड असंबद्धता पाई जाएगी, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में यहां पर मोहो असंबद्धता पाई जाएगी या मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। फिर आते हैं थर्ड, ये है अपर मेंटल। यहां पर अपर यहां 700 लगभग 700 की गहराई तक जाएंगे। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी उसे रेपिटी कहेंगे, रेपिटी। और जो लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे गुटेनबर्ग एंड विसार्ड कहा जाएगा, गुटेनबर्ग विसार्ड। और जो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी उसे लेहमन कहा जाएगा, लेहमन कहा जाएगा। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने अपना एक और टॉपिक जो कि चट्टान है, रॉक्स, पढ़ना शुरू किया था, और उसमें हमने आग्नेय चट्टान या जो प्राथमिक चट्टान है अपनी, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब आइए आगे पढ़ते हैं उसको। अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है चलिए रॉक्स या चट्टाने, चट्टाने। रॉक्स जो है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, क्रस्ट, वो मुख्यतः ठोस पदार्थों से बनी है, ठीक है, ठोस माध्यम से बनी है, और इसी में चट्टाने पाई जाती हैं। पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका लगभग 98% हिस्सा मुख्यतः 8 पदार्थों से मिलकर बना है, 8 तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, है ना, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम। ऑक्सीजन और सिलिका से अगर इसको देखें 47% ये है और 28% जो है वो सिलिका पाई जाती है। तो इन दोनों को ही मिला करके 75% का वेटेज हो जाता है, ठीक है। फिर 8 तत्वों की हमने बात की थी, तो यहां पर 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मुख्य तत्व होंगे। तो यहां पर आयरन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये 8 तत्व होंगे। आठ तत्व हो जाएंगे। आठ तत्व, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटमॉस्फेयर में कौन सा तत्व है वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चट्टानों के बारे में। तो जो चट्टानें होती हैं वो
क्रस्ट वाले एरिया में पाई जाएंगी, क्रस्ट के लेयर में पाई जाएंगी। जो चट्टाने हैं वो मुख्यतः ज्वालामुखीय क्रिया के माध्यम से बनी है। लगभग 95% हिस्सा जो है ना, जो चट्टाने हैं अभी तक, वो लगभग उससे ज्वालामुखी के माध्यम से बनी है। उसके उपरांत जो और भी चट्टाने हैं वो उसमें 5% का हिस्सा आ जाता है लगभग। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिका ये जीवन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन, मतलब जीवन का मतलब हो गया जीव और वनस्पति दोनों, तो उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है जीवों के विकास के लिए और वनस्पतियों के। तो ये रहा। इसके अलावा चट्टाने होती क्या है? चट्टाने जो हैं वो ये खनिजों का समुच्चय होती हैं। खनिजों का मतलब मिनरल्स का समुच्चय होती, का समुच्चय, खनिजों का समुच्चय होती हैं। जो चट्टाने होती हैं वो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक खनिजों का समुच्चय होती हैं। कहीं कहीं एक खनिज भी हो सकता है, एक तरह के भी खनिज हो सकते हैं, उससे भी चट्टान का निर्माण हुआ है। खनिज जो है उनकी भी अपनी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि ये प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, ये कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। अकार्बनिक भी हो सकते हैं। इनकी निश्चित, इनका जो है निश्चित रासायनिक संगठन होता है, निश्चित रासायनिक संगठन होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी समरूप आणविक संरचना होगी, समरूप आणविक संरचना होगी। ठीक है, निश्चित आणविक संरचना होती है और ये सामान्यतः दानेदार होती हैं, दानेदार होगी, दानेदार होंगी। ध्यातव्य रहे कि आपको जो है ना ये बर्फ, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बर्फ जो है एक वास्तविक खनिज है ना, बर्फ जो है एक वास्तविक खनिज है, जबकि जो पेट्रोलियम है ये वास्तविक खनिज नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक खनिज नहीं है, कोयला वास्तविक खनिज नहीं है, पेट्रोलियम भी वास्तविक खनिज नहीं है। तो ये चट्टानों का इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं चट्टानें कितने प्रकार की पाई जाती हैं। चट्टानें जो हैं या रॉक्स वो तीन प्रकार से होती हैं, तीन प्रकार की होंगी। एक है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, और तीसरी चट्टान कौन सी होगी? रूपांतरित। रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो जाएगी। इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाएगा। अब आइए आग्नेय चट्टानों के बारे में जानते हैं।
जो आग्नेय चट्टान या सेल है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक एवं मौलिक चट्टानें कहा जाएगा, है ना। हम लोग इससे अच्छा थोड़ा सा ऐसे देखते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ये देखिए, है ना, ऐसे लिखते चलेंगे, है ना। जो आग्नेय चट्टानें हैं जो आग्नेय चट्टान है आग्नेय सेल, ये जो है प्राथमिक चट्टान होती है, प्राथमिक चट्टान होगी। इसे मौलिक चट्टान भी कहते हैं, है ना, दिख रहा होगा, मौलिक चट्टानें भी कहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर हम दूसरा पॉइंट इसकी विशेषताओं में देखें, क्योंकि हम ये कल समझ चुके थे तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। इसमें ज्वाइंट्स मतलब इसमें परतें नहीं पाई जाएंगी, परतें नहीं पाई जाएंगी जाती, परतें नहीं पाई जाती। इसमें रंध्र नहीं होता, मतलब छिद्र नहीं होगा, रंध्रहीन होंगी, है ना, रंध्र नहीं होगा। और इनका जो अपर्दन है वो बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि ये ना तो छिद्र होगा ना ही परतें पाई जाती हैं, इस वजह से इनका अपर्दन भी बहुत धीमी गति से होगा। ठीक है, इसके अलावा देखें तो जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं या आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान और दूसरा बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। जो आंतरिक या अंतः निर्मित चट्टानें हैं वो जब ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के धरातल के नीचे ठंडा होता है, वहीं रुक जाता है और वहीं पर ठंडा होता है, तब उससे जिन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा उन्हें अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान कहेंगे। जैसे कि बेसाल्ट, है ना, रायोलाइट, ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानें हैं जो कि धरातल के नीचे या अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानों का बेहतर उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो ज्वालामुखी का लावा धरातल के ऊपर आ जाता है और वहां ठंडा होता है और उससे जिन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें नहीं, हमने थोड़ा सा उल्टा कर लिया, फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान ऐसी चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी जिनका निर्माण पृथ्वी के धरातल के नीचे होता है ना, तो उसे अंतः निर्मित चट्टान कहते हैं, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान कहेंगे। और इनका बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट, गैब्रो, डोलेमाइट आदि। जबकि जो चट्टानें बाह्य निर्मित होती हैं, मतलब जिनका ज्वालामुखी लावा धरातल के ऊपर आ जाता है और फिर वहां पर ठंडा होता है, तो उससे जिन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा उसे बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान कहेंगे, जैसे कि बेसाल्ट, रायोलाइट। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टानों का बेहतर उदाहरण है, क्योंकि जो इनके कण है ना वो छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, है ना। छोटे कण और बड़े कण दो प्रकार से। तो छोटे कण और बड़े कण जो हैं वो जब लावा या मैग्मा जो है ना, मैग्मा ठंडा होगा, मतलब आंतरिक अंतः
अंतः आग्नेय चट्टानों से इनका निर्माण होगा, है ना, आग्नेय चट्टान से, मैग्मा से बनेगा, और ये लावा से। जो बड़े कण होंगे ना वो लावा के ठंडे होने पर होगा। लावा और मैग्मा क्या है? मैग्मा जो ज्वालामुखी क्रिया होती है और उससे जो भी पदार्थ निकलते हैं, पदार्थ होते हैं, अगर वो धरती के नीचे ही रह जाए, मतलब जो धरातल है उसके नीचे ही रहें, धरातल के नीचे ही रह जाएं, तो उसे मैग्मा बोलते हैं। और लावा वो होता है जो धरातल के ऊपर आ जाता है, धरातल के ऊपर आ जाता है। तो जो पदार्थ, जो लावा के ज्वालामुखी के जो पदार्थ होते हैं, जब वो पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं तो उन्हें लावा बोलते हैं, और जब वो पृथ्वी के धरातल के अंदर ही रहते हैं तो उन्हें मैग्मा बोलते हैं। तो जो छोटे कण हैं, जो आग्नेय चट्टाने हैं, उनके छोटे कण भी हो सकते हैं और बड़े कण भी हो सकते हैं। तो जो छोटे कण हैं वो मैग्मा के रूप में होते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उससे छोटे कण बनते हैं। बड़े कण कैसे? लावा के ठंडा होने से। लावा क्या है? जो धरातल के ऊपर आ जाता है पदार्थ, उसको उसके ठंडा होने पर। तो जो आग्नेय चट्टाने हैं उनके छोटे कण और बड़े कण, ये लावा के ठंडा, लावा या मैग्मा के ठंडा होने की दर और उनके स्थान पर निर्भर करेगा। अब सबसे जो मुख्य पॉइंट है इसका, सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है? तो नहीं, जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि जहां से ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी का जो पदार्थ है वो उसके साथ बाहर निकलता है, और निकलने, चूंकि वहां पे जीवन ही नहीं है तो जीवाश्म भी नहीं होंगे। जीवाश्म का मतलब अवशेष होना किसके? जीवों के, वनस्पतियों के। तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? जब वहां पे जीव ही नहीं है। जब जीव नहीं होंगे तो वो मरेंगे भी नहीं, और मरेंगे भी नहीं तो जीवाश्म नहीं होगा, अवशेष नहीं होगा। तो ये कुछ मुख्य बातें रही आग्नेय चट्टानों के बारे में। अब एक बात और कि यहाँ पे कौन सी चट्टान, ये जो रॉक्स है ना, ये जो रॉक है ये मुख्यतः कहाँ, किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही खुद से दिमाग लगाइए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो इग्नियस रॉक्स है ये ज्वालामुखी की क्रिया से ही उत्पन्न होता है, उससे ही निकलता है, और उसके ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा होता है उसके ठंडे होने से ही बनेगा। तो उन्हीं क्षेत्रों में ही तो पाया जाएगा जहां पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही होगी या हो चुकी होगी। ठीक है, तो ज्वालामुखी ये आग्नेय चट्टान रही। अब अवसादी चट्टानों के बारे में बात करें। अवसादी चट्टाने या परतदार चट्टाने, इन्हें अवसादी चट्टाने इसलिए कहा जाता है। चलिए पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, इसको पहले समझ लें थोड़ा। जो सेडिमेंटम है, मतलब सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री एक शब्द से मिलकर बना है, एक लैटिन शब्द है जिसे सेडिमेंटम बोलते हैं। सेडिमेंटम का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, है ना, व्यवस्थित रूप से। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो व्यवस्थित रूप से होती है, या व्यवस्थित होने की प्रक्रिया होगी, है ना, सेडिमेंट्री। तो यहां पर बोला जाता है कि पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल की जो चट्टाने हैं वो वर्षा, हिम, जल, वनस्पति, जीवों आदि के द्वारा, है ना, किस किस चीज की बात की हमने? वर्षा की बात की, वर्षा, है ना, जल, वनस्पति, वनस्पति, वर्षा, जल, वनस्पति, हिम या बर्फ, है ना, या फिर जीवों, है ना, जीवों के द्वारा जो विखंडित, इनके द्वारा विखंडित, मतलब वर्षा, पृथ्वी के धरातल पर स्थित चट्टानों का वर्षा, जल, वनस्पति, हिम, जीवों आदि के माध्यम से जब विखंडन होता है, विखंडन होता है तो
उनका निक्षेपण किया जाता है। किसके माध्यम से? पवन, बहते हुए जल, हिम मतलब हिमानीकरण आदि के माध्यम से। किसकी बात की हमने? हिमानी की। हमने किसकी बात की? बहते हुए जल की, बहते हुए जल की बात की। और इसके अलावा हमने किसकी बात की? पवन की, है ना। आपने देखा होगा कि जो हवा है वो जब चलती है, अगर तेज स्पीड से चल रही है तो बहुत सारे कण जो है वो अपने साथ लेकर बहती है, और कहीं ना कहीं जहां पर हवा शांत होती है वहीं पर उसको वही हवा, वो जो कण है वो वहीं पर गिर जाते हैं। तो वो जो कण है वो कहीं और से उठाए गए और कहीं और पर गिराए गए। जल है, मान लीजिए पहाड़ों के पहाड़ी क्षेत्रों से जल बह रहा है, नदियों की नदियां बह रही हैं, और नदियां जो है अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर आएंगी। गाद का मतलब हुआ कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। इस तरीके से वो अपने साथ लेकर बहेंगे। जब उनकी गति खूब तेज होगी तो ऐसे कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे, और जिन क्षेत्रों मैदानी इलाकों में जब उनकी स्पीड काफी कम हो जाएगी और वो कंकड़ पत्थर को आगे नहीं ले जा पाएंगी तो उसको वहीं पर धीरे धीरे जमा करना शुरू कर देंगी। और ये निक्षेपण, इसको निक्षेपण बोलते हैं। निक्षेपण, निक्षेप, निक्षेप का मतलब जो गाद होगा उसको निक्षेप किया जाएगा, उसको कहीं से लेकर आया जाएगा, है ना। इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है निक्षेप की, उसे निक्षेपण बोलेंगे। निक्षेपण बोलेंगे। तो निक्षेपण किया जाएगा, और निक्षेपण का मतलब इकट्ठा करना। और जब ये निक्षेप जो है काफी सघन हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, तो उससे एक मजबूत चट्टान का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये मजबूत चट्टान ही कौन क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं। क्योंकि कोई एक समय में इकट्ठा तो वो कंकड़ पत्थर तो लेकर आया नहीं जाएगा, धीरे धीरे लेकर आया जाएगा, तो उससे क्या होगा? लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखिए इमेज में, इमेज में देखिए तो क्या है? देखिए यहां पर क्या है? लेयर्स पाई जा रही है, दिख रहा है ना ऐसे आपको कि इसमें देखिए ये लेयर्स हैं, ये देखिए। तो इनका कोई एक अचानक नहीं है कि ऐसे एक साल में लाकर चट्टान बना दिया, बल्कि ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे लाया जाता है। कहीं कहीं लाख वर्ष लग जाता है बड़ी चट्टान बनाने में, कहीं हजारों साल लग जाते हैं चट्टान बनने में। तो जरूरी नहीं, इससे कम का समय तो मुश्किल है लगना एक बड़ी चट्टान बनने के लिए। तो इन्हें परतदार चट्टानें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। इन्हें अवसादी चट्टानें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि ये अवसादों से बनी होती हैं। ये जो परतें बनी हैं ये अवसाद से बनी है, गाद से बनी है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर कहीं और से लेकर आए गए उससे बनी है। क्लियर? हमने बात की थी हिमानी, पवन और जल की, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इनका परिवहन किया जाता है, इनको कैरी किया जाता है, इनका परिवहन किया जाता है। ठीक है, परिवहन किया जाएगा। ये रहा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखिए इसमें देखिए ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब देखिए तीसरा जो है ना, पहले तो हम अवसादी चट्टानों के बारे में और थोड़ा सा जान लें। क्योंकि कंकड़ पत्थर जो है वो इकट्ठा किए जाते हैं, लंबे समय तक इकट्ठा किए जाएंगे, तो उसमें छिद्र होगा, होल होगा। ठीक है, तो ये छिद्र युक्त होते हैं, परतें पाई जाती हैं, इसीलिए इसे परतदार चट्टानें कही जाती हैं। अगर ठीक है, अब इसमें क्या अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं? तो हाँ, जीवाश्म पाए जाएंगे। कैसे? मान लीजिए कोई पत्थर है जिस पे जमाव हो रहा है, ठीक है, कोई जीव जंतु जाके उस पे मर गया, है ना, उसकी डेथ हो गई, और उसके ऊपर लगातार गाद मिट्टियां जमती रही जमती रही जमती रही, और जमने के पश्चात हजारों साल करोड़ों वर्ष के बाद जब उसकी खुदाई की जाएगी तो ये पता चलेगा ना कि यहाँ ये जो रॉक्स बनी है वो और उसमें अवशेष मिले हैं। तो ऐसे ही आज हुआ है। मान लीजिए आज हम किसी परतदार चट्टान की खुदाई करते हैं
तो उसमें वनस्पतियों के अवशेष, जीवों के अवशेष मिलेंगे। हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में डेथ हुई हो और उसको कैरी करते करते कहीं पर इकट्ठा किया गया हो, एक आध दो ही हो, ज्यादा ना हो। तो क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि परतदार चट्टानों में अवशेष पाए गए हैं, जीवाश्म पाए गए हैं, है ना। जैसे कोयला क्या है, कोयला जो है एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, परतदार चट्टान का उदाहरण है, और ये एक तरह का जीवाश्म है ना, क्योंकि वनस्पतियां जो हैं वो लंबे समय तक जब धरातल के नीचे दबी रहीं और दबने के पश्चात जब उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए तो कोयला बना। तो कुछ लकड़ी के कोयले होते हैं और कुछ पत्थर के कोयले होते हैं, पत्थरों में भी ऐसा ही है, ताप दाब से परिवर्तन हुआ। तो अब आइए बात करते हैं हम लोग हम यहाँ पे पहले तो अवसादी चट्टानों के बारे में पूरा डिस्कस कर लें कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या जोड़ और संधियां पाई जाएंगी, कहीं कहीं ज्वाइंट्स भी पाए जाएंगे, तो हाँ पाए जाएंगे, ज्वाइंट्स पाए जाएंगे। इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े कण नहीं होते, ठीक है, तो बहुत छोटे कण होंगे। परतें अक्सर जो है ना, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टली, है ना, ऊर्ध्वाधर तरीके से नहीं इकट्ठा की जाएंगी, व्यवस्थित की जाएंगी, बल्कि ये क्षैतिज तरीके से व्यवस्थित की जाएंगी। तो परतें जो है वो हमेशा क्षैतिज रूप से होंगी। ये काफी मुलायम होती हैं, है ना, काफी बहुत कठोर नहीं होती। जैसे आप देखिए कोयला बहुत कठोर नहीं होगा, है ना, कोयला बहुत कठोर नहीं होगा। जिप्सम देख लीजिए, बहुत कठोर नहीं होता। खड़िया बहुत कठोर नहीं होगा, बहुत मुलायम चट्टाने हैं ये। क्लियर। अब ये देखते हैं कि जो अवसादी चट्टाने हैं वो तीन तरह से बनती हैं, एक यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, एक रासायनिक प्रक्रिया और एक जैविक प्रक्रिया के माध्यम से। अगर हम यांत्रिक प्रक्रिया का उदाहरण सबसे अच्छा देखें तो बलुआ पत्थर, है ना, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है ना वो बलुआ, उसको हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं, और ये यांत्रिक क्रिया के द्वारा बना है, यांत्रिक क्रिया के द्वारा। जिप्सम जो है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बना है, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बना है। और अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला क्या है, जैविक प्रक्रिया के माध्यम से बना है, जैविक प्रक्रिया के माध्यम से बना है, याद रखिए, जैविक प्रक्रिया के माध्यम से बना है। अब देखें तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, वो अगर स्थल मंडल का हिस्सा देखें, स्थल मंडल का देखें तो कितना हिस्सा, लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बना है, जबकि पूरे पृथ्वी की जो चट्टाने हैं उसमें 5% हिस्सा सेडिमेंट्री रॉक्स का है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना, क्या होता है कि इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट या उसके नीचे हो सकता है ना, पृथ्वी की धरातल पर या उसके नीचे हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इन चट्टानों के ऊपर, जो पृथ्वी के नीचे या ऊपर जो चट्टाने हैं उन पर ताप, दाब और आयतन का प्रभाव पड़ता है तो वो चट्टानों का रूप बदल देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आग्नेय चट्टान है और उस पर तापमान पड़ रहा है, टेम्परेचर पड़ रहा है या प्रेशर पड़ रहा है या फिर उसका आयतन में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, तो अगर इन सब का प्रभाव होगा तो जो चट्टान, मौजूदा चट्टान होगी उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है,
है ना। आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, तो वो क्या है, तापमान पड़ रहा है और उसकी वजह से उसमें बदलाव हो रहा है। तो जो उसमें पत्थर लगे हैं उसमें बदलाव हो रहा है। तो तापमान या दबाव या फिर आयतन में अगर परिवर्तन होगा तो जो मौजूदा चट्टान है उसके रंग में, उसकी कठोरता में हो सकता है, और या फिर उसकी संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो जो परिवर्तन के पश्चात जो चट्टान बनेगी उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानें कहा जाएगा। जैसे इसका मुख्य उदाहरण क्या है, स्लेट। स्लेट देखिए, या मार्बल, नीस, क्वार्टजाइट, है ना, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी हैं। क्लियर। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के परिवर्तन से बनी है। जब इन चट्टानों पर तापमान का प्रभाव होगा, दबाव का प्रभाव होगा, या फिर इनके आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना, उन आयतन में परिवर्तन होगा, तो फिर इनका जो रंग है हो सकता है वो बदल जाए, हो सकता है कि इनकी कठोरता में परिवर्तन हो जाए, और या फिर हो सकता है कि इनके संरचना में परिवर्तन हो जाए, तो किसी भी तरह। तो ये देखिए, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, नीस, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए, सॉरी, एग्जाम्पल हैं। आइए हम कुछ वीडियोस के माध्यम से देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। Rocks are everywhere. They are large and small, heavy or light, porous or dense. But rocks in some shape or form can be found all over the planet. ये इग्नियस रॉक्स हैं। Different types of rocks are ये देखिए formed काफी in मजबूत हैं। different ways. There are 3 main types of rock: igneous, sedimentary, and metamorphic. Igneous is a word that means fiery. Igneous rock is formed when magma or lava cools. Sometimes magma cools slowly underneath the Earth's surface. ये देखिए, This मैग्मा forms अगर अंदर intrusive igneous ठंडा हो रहा है तो like इसे granite. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। ये Other ग्रेनाइट है, times, lava cools when it comes to the surface. सरफेस पे आएगा तो Eruption. This forms extrusive igneous rock. बाह्य निर्मित Some आग्नेय चट्टान। examples of extrusive igneous rock are tuff, obsidian, and pumice. Igneous rocks make up about 95% of the Earth's crust. The next type of rock is sedimentary rock. Sediment is small particles of sand, mud, and organic material that settle to the bottom of water or land areas, often lakes or oceans. Sedimentary rocks are formed when sediment accumulates over time in deposits that form layers. These layers become squeezed and compressed over time until they consolidate into a rock. Sedimentary rocks are the types of rocks in which fossils may be found, since the process of forming sedimentary rocks can preserve plant and animal remains that are deposited into the sediment layers. Some examples of sedimentary rock are limestone, shale, and sandstone. The third type of rock is These are metamorphic rocks. The word metamorph means to change form, and metamorphic rock is rock that has been changed by extreme heat and pressure. Sedimentary rock, igneous rock, or even other metamorphic rocks can be changed by heat and pressure into new kinds of rock. Metamorphic rocks can be formed by being deep under the earth where pressure and temperatures are high, or when rock near the surface is heated up by the movement of tectonic plates or magma. Different types of rocks become different types of metamorphic rock when exposed to heat and pressure. For example, shale becomes slate. Plate. Sandstone become becomes quartzite, and limestone becomes becomes marble. ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो
चट्टानें हैं वो कैसे बनती हैं, उनका विजुअलाइजेशन कर लिया हम लोगों ने, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा चट्टानें, रॉक्स। अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। देखिए क्या है ना कि जो अर्थ है आज का, वो जैसे आज है ना, वैसे नहीं है। मतलब अर्थ का मतलब ये हुआ कि अर्थ पर जो स्थित कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे रसिया हो, सॉरी एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिक हो, या फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सातों महाद्वीप जो हैं जहां पर आज स्थित हैं, क्या यहीं पर हमेशा थे या इनमें कोई बदलाव आया है ना। क्या पहले भी इसी दशा में थे। ये पृथ्वी की उत्पत्ति और कॉन्टिनेंट्स की उत्पत्ति जो है उनसे संबंधित बहुत सारे अध्ययन किए गए, लेकिन हमें अभी भी बहुत सारी जानकारी इनके बारे में नहीं प्राप्त है। तो दो प्रमुख सिद्धांत रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके संबंधित बहुत से वैसे सिद्धांत हैं, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें या महासागरों की उत्पत्ति की बात करें तो दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जबकि दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो दो प्रमुख सिद्धांत हैं। तो जो इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, लेकिन उससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न बने हैं और ये ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से क्लियर कर देता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक वीडियो देखते हैं जो हम लोगों ने कल भी देखा था और उसको देखते हैं जल्दी से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसको देख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। First, take video. Take a look at the world. See like the top. Take together. And take it before you find stuff. And happen. Second is glacial. Similar glacial springs are found in South America, India, and Australia. Now let's take a look at fossil. Fossils as a source, freshwater bottom down. It would have been almost impossible. Then on that, mammal like its fossils are found outside. The fossils of the reptile, Basilosaurus, are fossils of a plant, Staphylococcus, which is a woody, deep-bearing shrub. South Africa. All of this fossil evidence suggests that were in place. They were also matched up with mountain fossil, which have a range, which was just like mountain. I literally, or they were completed at one of a single mountain. This mountain broke apart. Next, they were noted as part of the full South Pole, also the tropical plants on the polar line. This suggests that the landmass of exposure of minor
Unfortunately, after they died, before this watching anime was kind of more pleasant, right? ठीक है, तो हम लोगों ने एक वीडियो देखा और उसमें कुछ इस तरीके से दिखाया, कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात किया जा रहा था, है ना। उसको रिलेट करिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर पढ़ के आना है जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया गया होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो सबसे पहला, मतलब सबसे पहला क्या कहें, सबसे वैज्ञानिक रूप से जो पहला अध्ययन था वो अल्फ्रेड वेगनर ने वर्ष 1912 में किया था। वर्ष 1912 में जलवायु वेदता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर, और वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण वगैरह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किया और उस निष्कर्ष के आधार पर उस निष्कर्ष को उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। और उन्होंने लिखा अपनी बुक में, उन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी है वो, उस पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जिस अवस्था में आज हैं, जहां पर अवस्थित आज हैं, वो पहले नहीं थे। पहले किसी और स्थान पर थे और धीरे धीरे सरकते सरकते ये आज अपने स्थान पे पहुंचे हैं, उस स्थान पे पहुंचे जहां पर आज हैं। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में जब पर्मो कार्बोनिफेरस काल था, पर्मो कार्बोनिफेरस जो है, इस काल में देखा गया कि जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में मिले हुए थे। और इस काल के अंत में जो है देखा गया कि ये जो जो इस काल में के अंत में देखा गया कि ये जो सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हुए थे वो धीरे धीरे सरक रहे हैं, अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे थे। तो देखा गया कि जो सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हुए थे उनको इन्होंने पैंजिया कहा, है ना, पैंजिया या फिर सुपर कॉन्टिनेंट कहा। वहीं बोला कि ये जो पैंजिया है ये चारों ओर से एक महासागर से घिरा हुआ है, जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसको इन्होंने कहा पैंथालासा। ठीक है, पैंजिया और पैंथालासा, पैंजिया और पैंथालासा। इन्होंने कहा कि जो पैंजिया है वो पैंथालासा से घिरा हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है। एक कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा गया और सिर्फ एक महासागर था जिसे इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। ठीक है, पैंथालासा का मतलब क्या होता है कि चारों ओर जल का होना। ठीक है, जल से घिरा हुआ ना, जल क्षेत्र से घिरा हुआ होना। इन्होंने कहा कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ और इन्होंने कहा कि ये पैंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड कहा गया, है ना, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया कहा गया। जो ऊपर का क्षेत्र है लॉरेशिया वाला उसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है, अंगारा लैंड, और जो नीचे का क्षेत्र है इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इसे गोंडवाना लैंड कहा गया या लॉरेशिया, इसे लॉरेशिया कहा गया। तो जो दो भागों में डिवाइड हुआ, नॉर्थ की ओर कुछ पार्ट टूट कर गया और कुछ साउथ की ओर रह गया, तो उसे जो नॉर्थ की ओर गया उसे अंगारा लैंड और जो साउथ की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। क्लियर। फिर उसके बाद जो लॉरेशिया है और गोंडवाना लैंड है वो दो भागों में अलग रूप, जो इसका पश्चिमी भाग था वो टूटने लगा और टूट करके खिसक गया, और जो टूट करके वेस्ट की ओर गया उसे इन्होंने कहा कि ये नॉर्थ अमेरिका है आज का, और जो टूट करके नीचे वाला हिस्सा
इधर आया वेस्ट की ओर, उसे इन्होंने दक्षिणी अमेरिका कहा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जो बाकी बचा हिस्सा जो आज का अफ्रीका है, उसके साथ में लगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका। ये मूव करते हुए ऑस्ट्रेलिया आज अपने स्थान पर, इंडिया जो है वो जाके यूरेशिया से टकराया, और यूरेशिया से टकराने के पश्चात जो है यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दो प्लेटों का टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई, इन्होंने ये कहा। ये देखिए, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसमें विभाजित हो गया। प्रश्न ऐसे इससे पूछा जाएगा कि मान लीजिए बोला गया कि अंटार्कटिका किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, तो आपको गोंडवाना लैंड बोलना है ना। भारत पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। क्लियर, तो ये है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे, उन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं वो महासागरों के ऊपर तैर रहे हैं। जो महाद्वीप हैं वो सियाल से बने हुए हैं, सिलिका और एल्युमिनियम से बने हैं, जबकि जो महासागर हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम से बने हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सियाल है, ऊपरी परत है, महाद्वीप है, वो महासागरों पर तैर रहे हैं, मतलब सियाल सीमा पर तैर रही है। इन्होंने कई महासागरों की उत्पत्ति और पहाड़ों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने समझाया है। प्रारंभ में इन्होंने क्या कहा कि पैंजिया पैंथलासा से घिरा हुआ है, और फिर इन्होंने कहा कि विश्वतीय उभार के कारण जो है, विश्वतीय उभार के कारण ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड में। फिर इन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है ना, या गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका धीरे धीरे खिसक कर वेस्ट की ओर खिसक गए। और जब ये खिसक रहे थे तब जो सीमा है ना, महासागर है, उसने अवरोध उत्पन्न किया, और अवरोध उत्पन्न किया तो रॉकी और एंडीज जैसे वलित पर्वतों का उत्थान हुआ, और साथ ही साथ इसके बीच में अटलांटिक ओशियन का भी निर्माण हुआ, है ना। ये दोनों चीजें खिसक गई, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब वेस्ट की ओर खिसका तो बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका था, ये भी कुछ तो विश्वतीय उभार के कारण, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, वो उत्तर की ओर, मतलब विश्वतीय उभार की ओर खिसके अट्रैक्ट हुए, और खिसक करके ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, और इंडिया जो है वो मूव करते करते, है ना, ये मान लीजिए अफ्रीका है तो इंडिया यहाँ पर था, और ये मूव करते करते जो है यहाँ पर यूरेशिया था, तो यूरेशिया में जाकर टकराया, और टकराने के पश्चात यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, है ना। टकराया तो जो प्लेटें टकराई आपस में, तो टकराने के पश्चात इनका परत हिमालय बनता गया, और ये अभी भी उसी में टकरा रही है। इन्होंने जो बोला कि अभी भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्लेट है वो अभी भी यूरेशिया से टकरा रहा है, और हिमालय की आज भी ऊंचाई बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इसका मुख्य कारण यही है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय जो है उसका निर्माण अभी भी हो रहा है, या उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है कि नहीं, तो अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि ये उसमें अभी इंटर कर रहा है, मतलब टकरा रही है प्लेट। ये बातें रही। तो हमने क्या क्या बात किया। अच्छा, इंडिया जब इधर अफ्रीका के नीचे से खिसक करके जब यूरेशिया से टकराने लगा, तो इससे इंडियन ओशन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो हमने किसकी बात की, अभी अटलांटिक ओशियन कैसे बना, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट की ओर खिसक गए, तो इसके बीच में जो जल क्षेत्र रहा उसे अटलांटिक ओशियन बोला गया। जब इंडिया खिसकते हुए यूरेशिया से जाकर टकराया, तो उसके आसपास के जल क्षेत्र को क्या बोला गया, इंडियन ओशियन बोला गया। तो अभी तक क्या थे, एक पैंथालासा था, अब क्या है, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन है, और जो बाकी बचा क्षेत्र था उसे प्रशांत महासागर बोला गया। ऊपर के क्षेत्र में आर्कटिक ओशियन देखा जाता है ना, आर्कटिक ओशियन देखा जाएगा, और ये भी ऐसे इसे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका से कुछ हिस्सा टूटकर
ऊपर की ओर, नॉर्थ पोल की ओर खिसक कर गया है। तो यहाँ पर क्या है, और अंटार्कटिका के हिस्सा को देखेंगे तो ये पोल्स की ओर चला गया, ठीक है, पोल्स की ओर चला गया। तो इससे अंटार्कटिका आज साउथ पोल पर स्थित है। अंटार्कटिका का जो नाम है ना वो आर्कटिक से बना है, आर्कटिक से बना है। आर्कटिक का उल्टा क्या होता है, एंटी, है ना, एंटी देखेंगे क्या होगा, एंटी आर्कटिक। अंटार्कटिका एंटी आर्कटिक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है आर्कटिक ऊपर है कि अंटार्कटिका ऊपर है, नॉर्थ पोल पे है, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन ऐसे ही दूर होगा कि नॉर्थ पोल पर आर्कटिक है और इसके जस्ट अपोजिट में आर्कटिक ही है, इसलिए उसको एंटी आर्कटिक बोला गया। क्लियर है? तो ये रहा, वेगनर ने कुछ ऐसी ही बातें बोली थी, ठीक है। इसमें प्रूफ भी कुछ मिला है, कुछ पक्ष में भी प्रमाण मिलता है, कुछ विपक्ष में भी है। कुछ तो इनके तर्क माने गए, मतलब कि जो अटलांटिक ओशियन है या जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में इन्होंने काफी अच्छा बताया, काफी करीब पहुंचे थे। लेकिन कुछ ऐसे इनके तर्क हैं जो अभी तक समझ में नहीं आए, जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसको पॉसिबल करना चाहेंगे तो फिर शायद अर्थ ही नहीं रहेगा, है ना, पृथ्वी पर मुश्किल है ऐसा होना। तो अभी भी इसका क्रिटिसिज्म होता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ना अल्फ्रेड वेगनर के बारे में या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, तो उसका क्रिटिसिज्म जरूर लिखना है, क्योंकि तभी तो आज जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम पहला मतलब सबसे सर्वमान्य सिद्धांत नहीं मानते, नहीं माना गया है। यही कारण है क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म है और इसके जो लॉजिक्स हैं वो कट जाते हैं। तो वो कौन से हैं, पहले तो इसके पक्ष में प्रमाण देख लेते हैं। हुआ क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि जब हम इन सब कॉन्टिनेंट्स को, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा, उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिया कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। जब सभी कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं जैसे इन्होंने बताया है, उसको अगर हम जोड़ने का प्रयास करते हैं ना तो उसमें काफी समानता पाई जाती है। समानता कैसे, अगर हम ये साउथ अमेरिका को अफ्रीका वाले हिस्से से जोड़ेंगे, मतलब साउथ अमेरिका के वेस्ट वाले हिस्से को और साउथ अमेरिका के ईस्ट वाले हिस्से को, पूर्व वाले हिस्से को जब अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से से जोड़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो उसमें जाके सेट हो जाएगा। यही ऐसे ही है, नॉर्थ अमेरिका को जब हम यूरोप से जोड़ेंगे, यूरोप के क्षेत्र से जोड़ेंगे किनारी हिस्सों से, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये इसमें जुड़ सकता है। ऐसे ही इंडिया को भी लेकर आएंगे, ठीक है, ऐसे ही इंडिया को भी, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया को जब हम इसमें समायोजित करते हैं तो ये बहुत ही फिट बैठता है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण दिखता है कि हाँ वाकई ये सभी कॉन्टिनेंट्स पहले आपस में जुड़े होंगे और कार्बोनिफेरस काल में ये अलग अलग होना शुरू हुए और आज इस अवस्थिति में है। ये पहला इनका प्रमाण था। दूसरा प्रमाण क्या है कि जीवाश्म है ना, जो कॉन्टिनेंट्स पहले आपस में जुड़े थे, जैसे मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अभी तो जुड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी टाइम जो साउथ का हिस्सा है वो टूटकर अलग हो जाए, तो जो पृथ्वी के मतलब कि इसके क्रस्ट के नीचे दबे हुए जीवाश्म होंगे और नॉर्थ और साउथ में जब स्टडी किया जाएगा इन फ्यूचर, तो दोनों में समानता पाई जाएगी कि भाई यहाँ पे जो जानवर पाए जा रहे हैं साउथ में वही नॉर्थ में पाए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि दोनों पहले आपस में मिले हुए होंगे, है ना, जुड़े रहे होंगे और आंतरिक शक्तियों के कारण ये आज अलग हो गए हैं। तो मतलब करोड़ों साल बाद जो है ऐसा देखा जा सकता है। हो सके अगर टूटेगा तो, मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया यहाँ पर, ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो उसी तरीके से देखा जाता है कि साउथ अमेरिका में और अफ्रीका के जो अंदरूनी हिस्से हैं उसमें जीवाश्मों में समानता पाई जाती है। कुछ जीव जो हैं, जो रेप्टाइल्स साउथ अमेरिका में पाए जा रहे थे वही अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, है ना, जो अब नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखेंगे तो वहां भी जीवाश्मों में समानता है। भारत में हिमानीकरण का प्रमाण है, या फिर अगर हम एक और चीज बात करें, भारत में जो कोयला पाया जाता है ना वो आज जहां पर है इस जगह पर इस तरह का कोयला नहीं पाया जा सकता। और एक बात और, कोयला पाने की जो बात है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया में जिस प्रकार का कोयला पाया जाता है उसमें काफी समानता है।
इसका मतलब हुआ कि वो पहले आपस में जुड़े हुए रहे होंगे, और जो यहाँ की वनस्पतियां हैं वो जब दबी होंगी तो और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफ्रीका अलग अलग हुए, तो वो वनस्पतियां जो हैं अलग अलग हो गई, और जहां पर जो नीचे दबा था वो आज अगर स्टडी किया जाता है तो पता चलता है कि तीनों में समानताएं हैं। एक बात ये भी रही। दूसरी बात क्या रही कि जो कोयला भारत में आज पाया जाता है वो आज की क्लाइमेट जहां पर भारत स्थित है यहां पर पाए जाने की संभावना नहीं है। ये तभी पाया जा सकता है जब साउथ में ये इस जगह पर होगा। ठीक है, मैंने बताया भी कि अफ्रीका के निचले हिस्से, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला पाया जाता है वो एक प्रकार का है। तो मतलब कोयले में भी समानता है, जीवाश्म में भी समानता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो है पूरा चुंबकत्व। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है ना, बहुत बड़ा चुंबक है। और किसी भी चुंबक के नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, तो पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। ये पृथ्वी जो है वो चुंबक की तरह पूरी तरह व्यवहार करेगी, है ना, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो देखा जाता, अच्छा जो चट्टाने हैं ना उसमें चुंबकत्व का गुण होगा और उनमें कुछ पैटर्न होता है ना, कुछ पैटर्न होता है। और जो पैटर्न है ना वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो चट्टाने हैं उनमें पाया जाता है, सेम है। जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, उसमें चट्टानों में सेम है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के निचले हिस्सों में देखा जाए तो जो चट्टाने हैं उसमें सेम है, जो पैटर्न है चुंबकत्व का। ये बहुत बड़ा प्रमाण पाया जाता, बहुत बड़ा प्रमाण है। ये रही। इसके अलावा अगर हम चट्टानों की आयु की बात करें, एज की बात करेंगे, तो जो रॉक्स है उसकी एज समान है लगभग। मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो चट्टानें पाई गई हैं उनकी एज समान है, आयु समान पाई जाती है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में देखेंगे तो उसकी भी आयु समान है। तो जो चट्टानों की आयु में भी समानता है ना, उससे भी ये पता चलता है कि ये महाद्वीप आपस में पहले जुड़े थे। तो ये ऐसे कुछ प्रमाण रहे हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हाँ ये महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी चीज, भारत में हिमानीकरण का भी प्रमाण मिला है। हिमानीकरण का मतलब बर्फ का होना। तो जो जब अध्ययन किया जाता है यहाँ के क्रस्ट का, तब हम देखते हैं यहाँ पर हिमानीकरण का भी प्रमाण है। अब क्या भारत जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इस अक्षांश पर बर्फ गिरने की संभावना कितनी है? हो ही नहीं सकता, है ना। हिमालय की बात अगर छोड़ दें, जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, तो वहां की बात छोड़ें, तो बाकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है ना, जो भारतीय महाद्वीप का हिस्सा है, उपमहाद्वीप का हिस्सा है, यहां पर बर्फ गिरने की संभावना नगण्य है, नहीं है, बर्फ गिरेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्लाइमेट है। लेकिन अगर ये साउथ पोल के पास होगा तब यहाँ पे बर्फ या हिमानीकरण इसके हिमानीकरण की संभावना है। तो जहां पर आज है वहां तो हिमानीकरण नहीं होगा, लेकिन जहां पहले स्थित था अफ्रीका के या साउथ पोल के पास में, वहां इसके हिमानीकरण की संभावना सर्वाधिक है। तो ये भी एक प्रमाण है जिससे पता चलता है कि इंडिया जो है वो या भारतीय उपमहाद्वीप पहले अफ्रीका या साउथ पोल के पास स्थित था। ये कुछ 4-5 प्रमाण है, एविडेंस है, जिसके आधार पर पता चलता है कि हाँ ये साउथ पोल के पास भारत स्थित था। देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से एविडेंस ऑफ, है ना। यहाँ पे डिस्क अभी मैंने वीडियो देखा भी था आप लोगों ने। देखिए ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो पजल की तरीके से फिट हो जाते हैं आपस में। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका रहा और वो अफ्रीका का हिस्सा था और वो फिट हो गया। ये देखिए, इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
ये सभी आपस में मिले थे और यहाँ पे जो जीवाश्म ऐसे जीव हैं उनकी जो डेथ हुई होगी वो दबे होंगे अवसादी चट्टानों के नीचे। तो जब उनका अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है, देखिए ऐसे ही देखिए, तो ये जो जीव है ना फॉसिल्स है वो देखिए यहाँ पर पाया जाता है, जो कि अफ्रीका का हिस्सा है, अंटार्कटिक का हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और इंडिया है। इन चारों ही जगहों पर सेम तरीके से ये एक ही फॉसिल्स पाए गए हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं। एक प्रमाण ये हो गया, मतलब फॉसिल्स। अब दूसरा जीव भी देखिएगा, अभी देखिए, है ना, मेसोसॉरस है ये, ठीक है। वनस्पतियां भी पाई गई हैं जो समान है, जीवाश्म कहे जाएंगे ये देखिए, फॉसिल्स। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहीं पर यहां पर लिखा है टेथिस ओशियन, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप विषुवत रेखा की ओर खिसक रहा था, तो जो बीच का जल क्षेत्र था यूरेशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में, जब एक टाइम था जब यहाँ पर थोड़ा काफी कम या सकरा जो है एक सागर बचा, तो धीरे धीरे करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो नॉर्थ की ओर मूव करती गई, यूरेशिया की तरफ मूव करती गई, और एक समय आया कि दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई। इससे जो टेथिस सागर, उस जो पतला सा सकरा सा सागर था उसे टेथिस सागर कहा गया, और टेथिस सागर के प्रमाण अभी भी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और यूरेशिया का हिस्सा है, इसके बीच में पहले सागर था, जल क्षेत्र था, है ना, उथला हुआ सागर था, और उथले हुए सागर के प्रमाण मिले हैं उसी को। तो पूछा जाता है प्रश्न में कि टेथिस सागर या पतला सा सकरा सा सागर किस क्षेत्रों में स्थित था, हिमालय क्षेत्रों में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउदर्न हिस्से में पाया जाता था। इस तरीके से किसी भी तरह घुमा के प्रश्न बना लिया जाए तो टेथिस सागर आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, हिमालय क्षेत्र में, इसके प्रमाण पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए, ये कहां पर, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाए जा रहे हैं। ये देखिए टेथिस सागर है, ये इंडियन ओशियन गया, यहाँ पे टकराया इसमें, और ये टेथिस सागर खत्म हो गया आज, और उसकी जगह पर हिमालय की उत्पत्ति हो गई, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ओके, ये देखिए अलग हो रहा है, समझिए इसको। उन्होंने कहा कि सब आपस में सेट हो जाते हैं। Unfortunately, Applebaum died on an expedition from David Cook before this period happened. Thanks for watching the interview. ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म कैसे होता है इस थ्योरी का? इतना लॉजिकल है और इतना वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने बताया कि भाई जीवाश्म में भी समानता है, कॉन्टिनेंट्स को मिला दिया जो तो पजल की तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, है ना।
इसके अलावा देखेंगे पत्थरों में भी समानता है, चाहे चट्टानों में समानता है, चाहे वो आयु की बात करें, चुंबकत्व की बात करें, या फिर वहां के जीवाश्मों की बात करें उसके, है ना, या फिर उनको मिलाने की बात करें। इस तरीके से भी इन्होंने बताया। इतने अच्छे अच्छे प्रमाण दिए जिसको अभी भी खारिज नहीं किया जा सकता, है ना। ओशियंस की बात की, ओशियंस कैसे, अटलांटिक ओशियन कैसे बना, इंडियन ओशियन कैसे बना, इन्होंने टेथिस सागर के जो एविडेंस मिले हैं उसको भी बता दिया कि हाँ ऐसे है, इस तरीके से बना था, यह खत्म हो गया आज। तो इसने अच्छे अच्छे प्रमाण दिए हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म है इसका। इन्होंने ये बात बोला था कि चूंकि जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये ज्वारीय शक्ति के कारण, है ना, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये विषुवतीय उभार और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नॉर्थ की ओर विस्थापित हुए हैं, उत्तर की ओर विस्थापित हुए हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट को इतनी दूर तक या खिसकने के लिए बहुत बड़ी स्तर में ज्वारीय शक्ति की जरूरत होगी या गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत होगी। मतलब जितना अभी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य का लगता है, उससे कई हजार करोड़ गुना जो है, हजार करोड़ गुना जो है ज्वारीय शक्ति की जरूरत होगी। और अगर इतना ज्यादा ज्वारीय शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल लग जाएगा दोनों का मिलाकर, तो पृथ्वी ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा तथ्य है इनके क्रिटिसिज्म का, है ना, इनके क्रिटिसिज्म का ये बहुत बड़ा तथ्य है, क्रिटिसिज्म है इनका। क्रॉस किया गया कि भाई जो इन्होंने इस बात की विवेचना की कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका खिसके हैं, किसकी वजह से, ज्वारीय शक्ति की वजह से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो खिसके हैं विषुवतीय उभार के कारण उभरे हैं, गए हैं, वो भी मुश्किल है। तो इतना बड़ा ज्वारीय, इतनी ज्यादा मात्रा में जो ज्वारीय शक्ति है या गुरुत्वाकर्षण बल है, वो लग पाना बहुत ही असंभव है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने ये भी कहा, है कि तट पूर्णतया मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तट पूर्णतया मतलब कि तट के दूसरे दोनों छोर जो हैं, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो किनारा है, वो पूर्णतया नहीं मिल पाता है। मतलब उसको देखा जाए तट रेखा को तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही है, उसको जबरदस्ती जोड़ा जा सकता है ना, जबरदस्ती जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक क्रिटिसिज्म इनका ये भी है कि इन्होंने कहा कि भाई रॉकी एंडीज और हिमालय की उत्पत्ति सियाल का सीमा से टकराने पर हुआ। यदि सियाल सीमा पर तैर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है, तो उसे टकरा कैसे सकता है, अवरोध कैसे उत्पन्न होगा, है ना। इस बात को ये सही से प्रूफ नहीं कर पाए। पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ज्वारीय शक्ति के कारण खिसकने के, और दूसरी बात रॉकी एंडीज और हिमालय या आल्प्स पर्वत जैसे जो पर्वतों का निर्माण है, उसका ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, विश्लेषण नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा मात्रा में हुआ, है ना। इसीलिए इसको अभी वैज्ञानिक व्याख्या सबसे अधिक नहीं की जा सकी है। एक बार हम इंडिया और हिमालय की उत्पत्ति को समझते हैं, देख लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से काफी प्रश्न बने हैं, इसलिए काफी हम लोग धीरे चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए, है ना। We'll try to understand what Alfred Wegener's theory of continental drift means. According to Wegener, ये all देखिए, continents form single continental mass. This supercontinent was named as Pangaea, which meant all Earth. Then a mega ocean surrounded this single continental mass, and this mega ocean was called as Pangaea and Panthalassa. Alfred argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea was broke into two large continental masses, which was named as Eurasia and Motherland. These two continental masses formed the northern and southern components, as one was in the north and the other was in the south. After that, Eurasia and Gondwana continued to break into various smaller continents that we see today. So this was Alfred Wegener's theory on continental drift. ठीक है, ये वीडियो देखा आपने, इन्होंने पैंथालासा और पेंजिया के बारे में बताया, साथ ही गोंडवाना लैंड और अंगाला लैंड के बारे में बताया, या लॉरसिया के बारे में बताया।
नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथागोरस। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक आल्फ्रेड वेगनर थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रहने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं और इन ये देखिए, बदलावों के चलते टकराएगा अभी। दिखने वाले यहाँ टेथिस आकर था पहले, और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। आल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से में टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत के भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक सहयोग भी हो सकता है, लेकिन आल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी इस थियरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीजन क्या है और लावा या मैग्मा कैसे बनता है। तो आज के लिए देखिएगा। अब हम अपने अगले जब थ्योरी की ओर बढ़ेंगे ना, तो इससे ही रिलेटेड होगा वो, उसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलेंगे। तो उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीजें हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। It happens because fault rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. ये अर्थ का सरफेस है, उसके नीचे ऐसे लावा है गरम गरम, Eventually, the much काफी टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर। back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton. एक प्लेट जो नीचे जा रही है वो धीरे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से गल जा रही है और धीरे धीरे वो फिर से ज्वालामुखी क्रिया लावा में, मैग्मा में बदल जा रहा है ना। इसे प्लेट का डिस्ट्रैक्शन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है अगर पलट तो प्लेट बहुत पतली रही तो। A remarkable cycle is complete.
ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और रॉक्स के बारे में पढ़ा। इसको हम बहुत स्पीड में ही लिख लेंगे, है ना, जल्दी से। चलिए हेडिंग डालिएगा रॉक्स, चट्टाने। अच्छा, हम लोगों ने लिख भी लिया था, अवसादी चट्टानों तक मुझे लगता है हम लोगों ने लिख लिया था। इसके बाद अगर हाँ लिखा है तो हम लोग डालते हैं दूसरी हेडिंग, अवसादी चट्टाने ऑब्लिक परतदार चट्टाने, इंग्लिश में लिखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। नहीं, हम लोगों ने लिखा नहीं है, हम लोग आग्नेय चट्टानों से फिर से लिखेंगे। हेडिंग डालिएगा चट्टाने, रॉक्स, रॉक्स। पृथ्वी की सबसे पहली परत, जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, काफी ठोस अवस्था में स्थित है, ठोस अवस्था में स्थित है। इस पर स्थित 98% भाग लगभग 8 प्रमुख तत्वों से बना है, जो है ऑक्सीजन, सिलिका, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये हिस्सा अर्थात क्रस्ट पूर्णतः चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है। चट्टाने चट्टाने 2 या 2 से अधिक खनिजों का समुच्चय होती हैं, 2 या 2 से अधिक खनिजों का समुच्चय होती हैं। ये खनिज अर्थात खनिज प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। इनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और इनकी समरूप आणविक संरचना भी होती है, होती है। चट्टानों के निर्माण के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अवसादी चट्टाने, दूसरा अवसादी या परत चट्टाने, पहली आग्नेय चट्टाने, दूसरी अवसादी या परतदार चट्टाने और तीसरी रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टाने। यहां पर हेडिंग डालिएगा, पहला आग्नेय चट्टाने। आग्नेय या इग्नियस, इग्नियस एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, सॉरी ऐसे लिखिएगा। और लैटिन जो है वो, लैटिन कह रहा हूं, इग्नियस इग्नाइस से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है और आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने के कारण है।
कारण है। इन चट्टानों का निर्माण गर्म एवं द्रव पदार्थों के ठंडा होकर जमने के कारण होता है। इन चट्टानों में क्रिस्टल्स ब्रैकेट में रवे भी होते हैं। इसीलिए इसे रवेदार चट्टाने या क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को भूपृष्ठ की सबसे प्राचीनतम चट्टानें माना जाता है, किंतु इनका निर्माण वर्तमान में भी हो रहा है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण क्रस्ट पर सदैव होता रहता है, सदैव होता रहता है। इन चट्टानों के अपक्षय क्रिया एवं रूपांतरण के कारण ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। अतः इन्हीं चट्टानों को मौलिक अथवा प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट, मोनोजाइट, डोलोराइट, ऐसे लिखिएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट, रायोलाइट, गैब्रो आदि हैं। ये चट्टानें परतहीन, रंध्रहीन एवं सघन होती हैं, अतः इनका अपरदन भी बहुत धीमी गति से होता है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें और दूसरा अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें। बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण तरल मैग्मा के धरातल पर निकलने के पश्चात और उनके ठंडा होने के बाद होता है, जैसे बेसाल्ट, रायोलाइट, आदि। जबकि अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत वो मैग्मा जो धरातल के नीचे ही रह जाता है और वह ठंडा हो जाता है, तो उससे निर्मित चट्टानों को अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है ग्रेफाइट, गैब्रो, डोलेराइट, है ना। ठीक है। इन चट्टानों में जो प्रमुख खनिज हैं वो हैं लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। अब अगला लिखिएगा औषधि चट्टानें या परतदार चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। अंग्रेजी शब्द सेडिमेंट लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित रूप से। अतः पृथ्वी के धरातल की चट्टानें वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति एवं जीवों द्वारा लगातार विभिन्न आकार के टुकड़ों में अपक्षयित होती रहती है। चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थों का बहिर्जात कारकों जैसे जल, हिमानी, पवन आदि द्वारा परिवहन एवं निक्षेप होता है। ये निक्षेपित पदार्थ अवसाद कहलाते हैं। सघनता के कारण निक्षेपित और संचित पदार्थ चट्टानों के रूप में परिणत हो जाते हैं।
इन चट्टानों में परतें उपस्थित होती हैं, परतें कॉमा छिद्र, परतें कॉमा छिद्र, जीवाश्म जीवाश्म उपस्थित होते हैं। ये सामान्यतः कोमल होती हैं, अतः इनका अपर्दन एवं अपक्षयन आसानी से हो जाता है। इन चट्टानों के प्रमुख उदाहरण बलुआ पत्थर, कोयला, पीट, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, खड़िया आदि हैं। औषधि चट्टानें यांत्रिक, रासायनिक अथवा जैविक चट्टानों से निर्मित हो सकती हैं। यांत्रिक कारकों से बलुआ पत्थर, रासायनिक कारकों से जिप्सम और जैविक कारकों से कोयला की उत्पत्ति होती है। अगला लिखिएगा कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट अथवा पृथ्वी की सतह पर होता है। जब इन चट्टानों पर ऐसे लिखिएगा, जब इन चट्टानों के दाब, ताप एवं आयतन में परिवर्तन होता है तो एक नई चट्टान का निर्माण होता है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया अवसादी एवं आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों से होता है। चट्टानों से होता है या चट्टानों में होता है, दोनों कह सकते हैं। होता है। ये आमतौर पर कठोर होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान भी उपस्थित हो सकता है। इनका प्रमुख उदाहरण क्वार्टजाइट है ना, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, स्लेट और नीस हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1912 ईस्वी में दिया गया था, जिसका उद्देश्य महाद्वीपों की अवस्थिति में परिवर्तन तथा वर्तमान की अवस्थिति को स्पष्ट करना था। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। पैंजिया चारों ओर से पैंथालासा नामक महासागर से घिरा हुआ था।
पर्मो कार्बोनिफेरस काल के अंत में, पर्मो कार्बोनिफेरस काल के अंत में पैंजिया का विखंडन दो भागों में हो गया। इसके उत्तरी हिस्से को अंगारा लैंड अथवा लॉरेशिया कहा गया, लॉरेशिया कहा गया, जबकि इसके दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। कुछ समय पश्चात अंगारा लैंड पुनः विखंडित होकर यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका में विभाजित हो गया, विखंडित होकर यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में अलग हो गया, के रूप में अलग हो गया। गोंडवाना लैंड का विखंडन दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के रूप में हुआ। वेगनर का कहना था कि सियाल ब्रैकेट में महाद्वीप सियाल ब्रैकेट में महाद्वीप, सीमा के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा महासागर, सियाल सीमा पर तैर रहे हैं। पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र में मौजूद उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तथा सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीपों का विभिन्न दिशाओं में विस्थापन हुआ। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के प्रायद्वीप पठार का विस्थापन विषुवत रेखा की ओर तथा हटा के लिखिएगा, विषुवत रेखा की ओर विस्थापन हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय पठार के यूरेशिया से टकराने के कारण आल्प्स और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। सूर्य तथा चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुए और दोनों मतलब उत्तरी में ऐसा लिखिएगा, हमें दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के किनारों पर सीमा द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने के फलस्वरूप रॉकी और एंडीज पर्वत का उत्थान हुआ। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के पश्चात बीच में अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर का उत्थान हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब लिखिएगा
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, पक्ष में प्रमाण। पहले लिखिएगा साम्य स्थापन। अटलांटिक महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों को आपस में मिलाए जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में ये आपस में जुड़े हुए थे। इसे जिगसॉ फिट कहा जाता है। जिगसॉ फिट कहा जाता है। जिगसॉ फिट कहा जाता है। भूवैज्ञानिक प्रमाण अगला लिखिएगा। भूवैज्ञानिक प्रमाण, अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर समान प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका के प्राचीन मोड़दार पर्वतों जैसे अपलेशियन तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के प्राचीन मोड़दार पर्वत स्कैंडिनेवियन की दिशा तथा आयु में एक रूपता पाई जाती है। पुरातात्विक प्रमाण, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकरण के प्रमाण पाए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पूर्व में ये ध्रुवों के पास स्थित थे। ध्रुवों के पास स्थित थे। पूरा चुंबकत्व प्रमाण, पुरानी चट्टानों में मौजूद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के रिकॉर्ड को पूरा चुंबकत्व कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के समर्थन में यह सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। चट्टानों में पूरा चुंबकीय अध्ययनों से यह उजागर हुआ है कि चट्टानों की वर्तमान अवस्थिति उत्पत्ति के समय उनकी अवस्थिति से भिन्न थी। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। पूरा जीवाश्मीय प्रमाण अगला लिखिएगा। पूरा जीवाश्मीय प्रमाण, महाद्वीपों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में एक रूपता देखी गई है जो पूर्व में आपस में जुड़े थे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसकी लिमिटेशंस, इसकी आलोचना देखेंगे, है ना। और यहीं पर आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।